हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं पूर्णम शर्मा एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूँ आपके प्यारे से परिवार बहन भाई में। आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, यहाँ पर मैं भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स की एक बेहतरीन सी ट्रिक वाइज क्लास लेकर के आता हूँ, जिसमें थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल आपको यहाँ पर कंप्लीट परफॉर्म कराते हैं, वो भी एकदम फ्री क्लास में। दोस्तों, बात करते हैं आज की क्लास के बारे में। मैंने लास्ट क्लास में आपको कॉम्बिनेशन ऑफ सेल के बारे में बता दिया था कि सेल को किस प्रकार से हम जोड़ सकते हैं। श्रेणी और समांतर मैंने आपको करा दिया था। लास्ट वाला मिश्रित क्रम हमारा रह गया था, जिसको हम आज के क्लास में कंप्लीट करेंगे और किरचॉफ लॉ को यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। ठीक, चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का सब्जेक्ट। फर्स्ट पॉइंट हमारा जाता है, थर्ड पॉइंट बनेगा। शुरू के 2 पॉइंट में से पहले वीडियो में करा चुका हूँ और आज है हमारा मिश्रित क्रम। ठीक है, मिश्रित क्रम का सबसे पहले डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट है और डायग्राम आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे कि ये तो हो गया बाह्य प्रतिरोध, तो प्लस ये माइनस। ठीक है, चलिए अब यहां से आगे की अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखेंगे आप, मिश्रित क्रम एक ऐसा क्रम होगा सुनते रहना ध्यान से, जैसे कि पूरी एक श्रेणी। मिश्रित क्रम का मतलब क्या है, मैं सीधा सीधा आपसे पूछूं भाई, मिश्रित क्रम का सीधा सीधा मतलब ये है क्या, देखिए जरा क्या हो, जिसमें समांतर भी हो और जिसमें श्रेणी भी हो। देखो, सबसे पहले श्रेणी बन गया, कितना बना, n तक बना। उसके बाद दूसरी बनाई उन्होंने, ये भी कहां तक बनी, n तक बनी। ठीक है, उसके बाद तीसरी बनाई उन्होंने, n तक बनी। और इस तरीके की कितनी श्रेणियां बनाई उन्होंने, बताइए जरा। इस तरीके की m श्रेणियां इन्होंने बनाई है। ठीक है भाई, और इन सभी का मान कितना है, E, और आंतरिक प्रतिरोध सभी के कितना है, R। इसको आप लिख लेंगे नोट करके सभी में। तो यहाँ से फिक्स चलेगा और यहाँ से एंटर करके फिर दोबारा से एंटर करके फिर वापस चला जाएगा। ठीक, चलिए इसके बारे में लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले माना L सेलों को श्रेणी में जोड़कर एक पंक्ति बनाई जाती है, एक पंक्ति बनाते हैं। इसी प्रकार की m पंक्तियों को, कितनी पंक्तियां इस प्रकार की बताओ, m पंक्तियां, सबको कैसा जोड़ा, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। सभी को किस क्रम में जोड़ दिया इन्होंने, समांतर क्रम में जोड़ दिया। चलिए, हमको पता है कि I बराबर क्या होता है दोस्तों, D/R+R। सभी ये बात जानते हैं। हमको क्या चाहिए, E चाहिए पूरे के पूरे का, और क्या चाहिए, R चाहिए स्मॉल वाला। ये 2 चीजें हम निकालते हैं। कैपिटल R तो कैपिटल ही रहता है हमेशा की तरह। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले E की अगर मैं निकालूं, पहले पंक्ति की बात करें। देखो, चूंकि पंक्ति में विद्युत वाहक है, बताओ भाई जरा पंक्ति में कितना निकलेगा। पहले सेल का बोलो E, दूसरे का E, तीसरे का E, और आखिर में कहाँ तक है, n तक। यानी जुड़ के सारे कितने आ गए, n × E। समझ में आ रही है बात नहीं। और संपूर्ण परिपथ की अगर मैं बात करूं, संपूर्ण परिपथ में E भी कितना आ जाएगा, यही आ जाएगा, क्योंकि संपूर्ण परिपथ में E कैसा होता है, समान होता है। मैंने आपको बताया भाई, पूरी की श्रेणी का कितना हो गया, n × E, उतना यहाँ और फिर कहाँ तक, एंड तक।
तो समांतर क्रम में विभवांतर समान रहता है, यही रहेगा। दूसरी बात अगर मैं करूं क्या, आंतरिक प्रतिरोध। सबसे पहले निकालते हैं पंक्ति में आर। यहां से देखेंगे आप ध्यान से, एक में कितना आर है, दूसरे में कितना होगा आर, तीसरे में आर, एड टू कहां तक है, एन तक, यानी एन इंटू आर बन गया। अब अगर मैं बात करूं संपूर्ण परिपथ में, संपूर्ण परिपथ में आपको समझ में तो आ पा रही है ना अभी बात, यानी 1/r बराबर कितना होगा, पहली पंक्ति का n इंटू आर, दूसरी पंक्ति का n इंटू आर, और ऐसे करते करते कहाँ तक, m तक आ जाएगा। तो यानी यहाँ से 1/r बराबर कितना बनेगा आपका, बोलो, m की गुणा हो जाएगी 1n/r, यानी r को अगर उल्टा करो तो ये बनेगा nr/m। ठीक है, अब इधर मुझे क्या चाहिए बताना जरा, सेल से प्राप्त धारा I बराबर कितना होता है, P/R+R, बोलो जी I बराबर, E का मान कितना है वहां से n इंटू E, R ऐसे ही ना, स्मॉल r कितना है बोले में से, nr/m, और इसको सोल्व कर लेंगे, m आ जाएगा ऊपर, mne, m की गुणा इसमें हो गई r में, और क्या हो गया n इंटू r। क्लियर है, तो यहाँ से आपका ये बेहतर है क्या, एंड क्लियर है। तो ये आ गई आपको क्या, मिश्रित क्रम में अगर आप सेलों को जोड़ेंगे तो मिश्रित क्रम में जोड़ने पर दोस्तों जो आपका आंसर आएगा, सेलों से प्राप्त धारा आएगी वो आ जाएगी I बराबर MnE/Mr+Nr, जिसको सोल्व करना बहुत ही ज़्यादा कठिन होगा हम लोगों के लिए, तो इस सवाल को हम यहीं पर छोड़ देंगे, यहाँ आगे आपको इसको एक्सटेंड नहीं करना है। ठीक, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे आप लोग ले सकते हैं, बाकी फिर मैं आगे की कुछ कहानी स्टार्ट करता हूँ। इसी वीडियो का आज का जो दूसरा पॉइंट है हमारा, वहाँ से हम उसको स्टडी करेंगे। चलिए दोस्तों, क्लियर है मेरी बात, यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी आपको। अब ये बात स्टार्ट करें। देखते हैं पीछे का रिवीजन क्या आप लोग करते रहे, और रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, बिना रिवीजन के कोई भी मेहनत काम नहीं आएगी। अगर आप लोग अपनी स्टडी का रिवीजन नहीं करते तो बिल्कुल करना स्टार्ट करें, क्योंकि बिना रिवीजन के कुछ काम नहीं होगा। जितने भी हमने मेहनत इन 50-55 वीडियो में की है ना, वो सब मेहनत पर पानी फिर जाएगा दोस्तों, अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे। समझ में आ पा रही है बात या नहीं। द्रोणाचार्य की अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा एकलव्य का कोई गुरु नहीं था, लेकिन मात्र एकलव्य के पास एक चीज थी जिसका नाम था प्रैक्टिस, अभ्यास। एकलव्य एक अकेला व्यक्ति ऐसा था, एक बालक ऐसा था, एक शिष्य ऐसा था जिसने मात्र प्रैक्टिस के दम पर ही अपना लोहा मनवा दिया था, और इतना लोहा मनवा दिया था कि द्रोणाचार्य तक को पसीने आ गए थे, है ना। चलिए देखते हैं आगे की बात स्टार्ट करते हैं। अगला पॉइंट हमारा आ जाता है, ध्यान देंगे आप, किरचॉफ के नियम। सबसे पहली बात तो यहां से ये आती है कि किरचॉफ के नियम होते क्या है, समझ में आ रही। देखेंगे अगर मैं इसमें बात करूं, सबसे पहले सामने देखेंगे आप, किरचॉफ के मुख्यतः दो नियम होते हैं। जिनकी सहायता से, ये ध्यान रखेंगे आप, जिनकी सहायता से किसी भी परिपथ में धारा के विवरण को ज्ञात किया जा सकता है।
यानी आई का मान आप निकाल सकते हैं किसी भी परिपथ के अंदर अगर आप किरचॉफ का नियम लगा रहे हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले पहला नियम पढ़ते हैं, उसके बाद फिर उसका दूसरा नियम पढ़ेंगे, है ना। देखो सबसे पहली बात करता हूं किरचॉफ का प्रथम नियम। ठीक, इसका दूसरा नियम याद रखेंगे आप, चाक का नियम भी। ठीक है, और यहां से एक बात याद रखेंगे क्या, अगर मैं आपसे पूछूं तो याद रखना ये पहला नियम आवेग संरक्षण पर आधारित है। 1 नंबर का सवाल यहां से बनेगा, 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से बनेगा कि किरचॉफ का प्रथम नियम, ठीक है, किरचॉफ का प्रथम नियम किसके संरक्षण पर आधारित है। तो याद रखेंगे दोस्तों आप कि किरचॉफ का जो पहला नियम है वो आवेग संरक्षण के नियम पर कार्य करता है। समझ में आएगा। अब ये नियम पर कार्य कैसे करता है इसको हम देखते हैं। देखिए जरा किरचॉफ ने हमको क्या बताया, देखो किरचॉफ ने बताया कि इस नियम के अनुसार अगर हम इस नियम की बात करें, क्या बताया इन्होंने इस नियम के बारे में बताया, क्या बताया देखिए जरा। इन्होंने एक बात बोली क्या कि संधि की ओर आने वाली, ठीक है, संधि की ओर जो धाराएं आएंगी, आने वाली धाराओं का, संधि की ओर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग, ठीक है, संधि से जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। कुछ बात समझ में आ पा रही है आपको। अब देखो अगर मैं बात करूं संधि की, संधि क्या है इस बात को ध्यान देंगे आप। क्या देखो जरा, जैसे संधि का मतलब आप ऐसे समझ ले, संधि का मतलब ऐसा है कि जहां सारी चीजें आकर के मिलती है। पहले जमाने में याद है तुमको, राजा महाराजा जब युद्ध करते थे और युद्ध को शांत करने के लिए राजा आते थे दूर दूर से और आपस में संधि कर लेते थे कि हाँ भाई तू ये ले ले और मैं ये ले लूंगा, बात खत्म। यानी युद्ध हुआ ही नहीं, संधि यानी समझौता हो गया, तो दोनों आकर के मिल गए। बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ही जैसे मैं बोलूं वो क्या है, संधि है, और इस संधि के ऊपर ये नियम आपको लगाना है। तो ये क्या कहता है कि इस नियम के अनुसार संधि की ओर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग, अगर मैं बात करूं संधि की, बिंदु O पर बताना जरा आने वाली धाराएं कौन सी। जैसे मैंने कह दिया I1, इसको I2, इसको I3, I4 और I1। हाँ ये सारे आइकॉन यहीं आ गए, सारे आइकॉन यहीं आ गए। ठीक, चलो तुम भी ले लेना एक आधा, तुमको जो लेना हो। काम पे वापस आओ। अगर मैं इसकी बात करूँ इस संधि पर आने वाली धाराएं कौन कौन सी है, संधि की तरफ को जो आ रही है, इसकी तरफ को आने वाली एक तो I1 है और एक I2 है। भाई I3 तो जा रही है, I4 भी जा रही है और I5 भी जा रही है। आप कौन रही है बोलो, जो धाराएं आ रही है उनका योग I1 प्लस I2 बराबर होगा किसके, संधि से जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अब जाने वाली कौन कौन सी है बोलो, I3, I5, I4 और I5। ठीक है, तो ये बन जाता है आपका क्या, किरचॉफ का प्रथम नियम, चाक का नियम। और ये किस पर आधारित रहता है, याद रखेंगे इसको आप, इस पर आधारित रहता है, आवेग संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। इसको आप चाक का नियम भी कहते हैं। क्लियर, बात समझ में आ गई। यहाँ तक बात समझ में आ गई कोई। अब इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देता हूँ। अगर मैं I3, I4 और I5 को उठा के धर ले आऊँ तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखना जरा इस बात को ट्रांसफॉर्म करके। भाई I1 तो पहले से ही है ना, I2 भी पहले से ही है। अब ये I3 प्लस का है
जब उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो क्या मैं स्क्वायर से लिख सकता हूँ ब्रैकेट में। फिर I4 भी उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा प्लस, और I5 भी कैसा हो जाएगा माइनस का। इधर कौन बचा 0। इसका मतलब ये हो गया क्या, आते हैं, इसका मतलब ये हो गया कि संधि पर धाराओं का कुल योग कितना हो जाता है। संधि के ऊपर अगर यहां पर खड़े हुए हैं तो कुल योग 0 होता है। और यही बात हमने यहां से प्रूव की कि जब सबको एक साथ जोड़ देंगे तो जुड़ के कितना आएगा 0 आंसर आएगा। क्लियर है। और यही हो जाता है आपका किरचॉफ का प्रथम नियम। फिर दोबारा याद रखेंगे, किरचॉफ का प्रथम नियम चाप का नियम भी होता है, आवेग संरक्षण पर आधारित होता है दोस्तों। और इस नियम से क्या बताया गया कि संधि की ओर जो आने वाली धाराएं होंगी उनका योग किसके बराबर होगा, संधि से जाने वाली धाराओं के। और इस बात को वैसे भी कह सकते हैं क्या कि संधि के ऊपर अगर आप स्टैंड करते हैं तो संधि पर धाराओं का कुल योग कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। इज दैट क्लियर। इतनी बात समझ में आ गई आपको। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताएं। जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं बेधड़क, बिना किसी दिक्कत के। चलिए तो फिर आगे बातें स्टार्ट करते हैं नियम नंबर 2 की। और नियम नंबर 2 हमको क्या कहता है, चलिए चलो भाई स्टार्ट करते हैं नंबर 2। किरचॉफ का द्वितीय नियम, इसका नाम है वोल्टता का नियम। ठीक। और ये जो वोल्टता का नियम है, ठीक है, ये किस पर आधारित करता है। भाई पहले वाला तो आवेग संरक्षण पे था। क्लियर बात समझ में आ पा रही। और दूसरे की अगर मैं बात करूं तो दूसरा आ जाता है कहां पर, ऊर्जा संरक्षण पर। कहां पर आ जाता है, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित। यहां तक क्लियर है। चलो अब ये नियम क्या कहता है हमसे, देखो जरा। इसको समझना थोड़ा जरूरी है, समझने के बाद आप इसको लिख पाए। इस नियम के अनुसार अगर हम इस नियम की बात करें तो इस नियम में बताया गया क्या कि किसी परिपथ के बंद पाश में, किसी परिपथ के बंद पाश में विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग, क्या कहा, विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग पास में लगे प्रतिरोधों व उनमें बहने वाली धाराओं के गुणनफल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि पूरे के पूरे परिपथ में, इसको ऐसे बोलेंगे सिग्मा ई, जितने भी ई जुड़े हुए हैं सबको जोड़ देंगे, E1 E2 E3 सबको जोड़ के ही आएगा। सिग्मा का मतलब ऐसे होता है। और जितनी भी धारा है और उसमें बहने वाले प्रतिरोध उन सबका योग जो होगा। सिग्मा का मतलब है सबको आप जोड़ते हुए चले जाएंगे और आखिर में आपका ही आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, आगे बात समझ में। अब इसको मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूँ आपको कैसे। देखो एग्जाम्पल पे, जैसे कि अगर मैं बात करूँ, ये डायग्राम आप लोगों को दिखाई दे रहा है, इसको बहुत ध्यान से आप लोग समझें।
ये पहला सेल हो गया, ये दूसरा सेल हो गया, इसका प्लस माइनस, इसका प्लस माइनस, ये पहला पर्टिकुलर R, ये R2 और ये R3। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? इतनी बात समझ में आ पा रही? ठीक है, चलिए अब इस तरीके के सवालों में आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कितनी धाराएं हैं, उन धाराओं के मान क्या है। ये आपका सवाल बनेगा। एक ऐसा खतरनाक सा सवाल आपको दे देगा क्वेश्चन, और उसमें आपको आई सेट करना पड़ेगा। जितनी भी धाराएं होंगी धाराओं के मान निकाल के आपको बताने पड़ेगा। देखो कैसे बताएंगे। पास्ट क्या होता है सबसे पहले समझ लेते हैं। पास्ट का मतलब होता है लूप। पास्ट कह दो या लूप कह दो, देखो मैं बता रहा हूँ आपको। पास्ट कह दो या लूप कह दो, इन दोनों का मतलब वो बॉक्स है। कितने बॉक्स बने हुए हैं? एक और दो। समझ में आने बात? जितने बॉक्स बनेंगे उतनी ही इक्वेशन बनेगी। क्या काम है ना आपको? जितने बॉक्स बराबर उतनी इक्वेशन, ये बात याद रहेगी। तो कितने बॉक्स में? दो, तो दो इक्वेशन बनेगी। यानी कि अगर मैं बात करूं पास्ट ए है ना, इसका नाम भी आप लिख सकते हैं ए बी सी डी ई एफ। अगर पास्ट ए की बात करूं तो याद रखना यहाँ से खत्म हो जाएगा और यहाँ से खत्म हो जाएगा। तो पास्ट ए यानी कि ए बी ई एफ। किरचॉफ का सेकंड नियम। तो क्या होता है सेकंड नियम? सिग्मा ई बराबर सिग्मा आई आर, यही तो है। चलो अब देखो, जहां पर बैटरी का प्लस होगा वहां से घूमना स्टार्ट करेगा और ऐसे घूम करके वापस आएगा। बिल्कुल इसमें ऐसे घूमेंगे और ऐसे घूम करके वापस आएगा। जब यहाँ से घूमना स्टार्ट कर, सबसे पहले क्या था? E1 था। यहाँ से घूमकर क्या है? ये चलो, ये चलो। अच्छा एक बात और, जितने सेल होंगे हर सेल के प्लस में से एक धारा निकलेगी। I1 यहाँ से निकला, फिर यहाँ से प्लस लगा, यहाँ से I2, और यहाँ जो धारा जाएगी ऊपर से क्या है? I1, नीचे से आ रहा I2, और यहाँ जो धारा जाएगी वो कितनी जाएगी? I1 प्लस I2 जाएगी। अरे बस हर बैटरी के प्लस टर्मिनल से करंट निकलेगा। दो बैटरी है तो दो करंट बनेंगे, एक तो ऊपर से निकलेगा I1 और एक नीचे से निकलेगा I2। दोनों ने मिलकर क्या बना? I1 प्लस I2, जो कहाँ जा रहा है? R3। जब यहाँ पर आएंगे तो I2 यहाँ चली जाएगी और I1 यहाँ चली जाएगी। ठीक, देखो जब यहाँ से घूम कर के आ रहे हैं, अब देखो ये जो सर्कल आपने बनाया है घूमने का ऐसे, तो जो आपके साथ होगा वो प्लस होगा, जो अपोजिट जा रहा होगा वो माइनस होगा। जैसे आप यहाँ से घूम कर के आ रहे हैं तो E1 आपके साथ है, प्लस रहेगा, लेकिन आप जो घूम के यहाँ पर एंटर हो रहे हैं तो आप आ रहे हैं ऐसे और ये जा रहा है ऐसे, तो जो विपरीत दिशा में होगा वो माइनस का है। ठीक, आ गया जो जब ये आप यहाँ से घूम कर के आए ऐसे, आप वही आ रहे हो ऐसे और ये जा रहा है ऐसे, तो यानी माइनस के कितनी धारा जा रही है? I2, और किसमें जा रही है? R2। चलो यहाँ से घूम कर अब ये तीर आपके साथ चल रहा है, प्लस I1 इंटू R, और ये बन गई आपकी समीकरण नंबर। ऐसे अगर मैं बात करूँगा पास दो B C D E B, सिग्मा ई बराबर सिग्मा आई। इसमें जब आप लगाएंगे तो केवल इस पूरे में एक ही बैटरी तो E1 लिखने की जरूरत नहीं। इधर आ जाओ, तब यहाँ से लिखना स्टार्ट करें, यहाँ से ऐसे है तो ये हमारे साथ चल रहे हैं। तो करंट कितना है इसमें? I1 प्लस I2 है और R3 है। R3 में तो गए और यहाँ से जाने के बाद ये साथ में प्लस का I2 क्वेश्चन। तो एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन के अंदर भी आपके दो इक्वेशन होंगे, उन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर लें, एक बार जोड़ के एक बार घटा, और उसके करने के बाद आपको I1 और I2 वहाँ से आ जाएंगे।
दो ही बातें आपको इस तरीके के सवाल में याद रखनी है। किरचॉफ के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपको एक बात जरूर याद रखनी है, क्या कि बॉक्स के अंदर, परिपथ के अंदर जितने बॉक्स बनेंगे, मैंने आपको क्या बताया, जितने बॉक्स बनेंगे उतनी इक्वेशन बनेगी। कितने बॉक्स बन रहे हैं? दो, तो दो इक्वेशन बनेगी। अगर एक बॉक्स और होता तो तीन बॉक्स होते, तीन समीकरण बनती दोस्तों। दूसरी बात, जितनी बैटरी जुड़ी हुई है, हर बैटरी के प्लस एक नया करंट निकलेगा। कितनी बैटरी जुड़ी हुई है? E1 और E2, दो ही तो है, तो दो ही करंट निकलेंगे, I1 और I2। जिस बैटरी के प्लस से जो करंट निकलेगा माइनस में वही एंटर कराना होगा। I1 निकला तो I1 कराया, I2 निकला तो I2 कराया, और दो इक्वेशन बनेगी। दोनों इक्वेशन को सोल्व करके आप I1 I2 की वैल्यू निकाल। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, किरचॉफ लॉ समझ में आ गया होगा, मिश्रित तरंग सैलों का कंप्लीट हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, पूरी हिम्मत और ईमानदारी के साथ अपनी पढ़ाई में लगे रहिए, ऐसे काम हम आप लोगों के लिए करते हैं। जय हिंद।